जब लोग क्रिटेशियस के किंग के बारे में सोचते हैं तो टायरानोसॉरस रेक्स आमतौर पर वो पहला डायनासोर होता है जो उनके दिमाग में आता है। आखिर उसके पास एक अरे ऑफ फॉर्मिडेबल वेपन्स और फीचर्स थे जो उसको नॉर्थ अमेरिका में एक नियरली अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते थे। लेकिन टी-रेक्स के अलावा भी लेट क्रिटेशियस में बहुत बड़े थेरोपॉड्स मौजूद थे। असल में सिर्फ 30 मिलियन साल पहले अगर आप साउथ अमेरिका की तरफ ट्रैवल करते तो आप एक ऐसे थेरोपॉड से मिलते जो टी-रेक्स के बराबर ही खतरनाक और तकरीबन उसी तरह का एक टाइटन था। ये था जिगेनोटोसॉरस। इस दानव सम्मान थेरोपॉड ने रिसेंटली ही अपनी पॉपुलैरिटी में बड़े पैमाने पे बढ़त देखी है और ये देखना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक शानदार डायनासोर था जिसे 1993 में खोजे जाने पर जीवाश्म विज्ञानियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ओरिजिनल स्पेसिमेन एक्चुअली एक एमेच्योर फॉसिल हंटर ने खोजा था जिसको एक फ्रैगमेंटेड स्कल और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन पैटागोनिया अर्जेंटीना के बैडलैंड्स में मिला। अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के बावजूद उसने तुरंत समझ लिया कि ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है और रिमेन्स को पेलियोंटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, जिन्होंने एस्टिमेट किया कि ये स्पेसिमेन जो बाद में हॉलोटाइप बन जाएगा एक 70% कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल था। फॉसिल हंटर की तरह पेलियोंटोलॉजिस्ट भी इस थेरोपॉड के साइज से हैरान थे और इसके मॉन्स्ट्रस स्टैचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने इसका नाम जिगेनोटोसॉरस कैरोलिनी रखा, जिसका मतलब कैरोलिनीज जायंट सदर्न लिजर्ड है। लेकिन इस मॉन्स्टर के साइज ने सिर्फ उसके फाउंडर्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फैसिनेट किया। इसकी डिस्कवरी ने बड़े थेरोपॉड्स के बारे में ग्लोबली एक रिन्यूड इंटरेस्ट को जन्म दिया और एक डिबेट को रिवाइव किया जो ये सवाल उठाती थी कि आखिर थेरोपॉड्स कितने बड़े हो सकते हैं। इस डिबेट के दौरान ये तो बहुत क्लियर हो गया कि जिगेनोटोसॉरस अब तक के सबसे बड़े थेरोपॉड और शिकारियों में से एक था, लेकिन इसके 70% कंप्लीट अवशेषों के बावजूद कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सका कि ये रियलिटी में कितना बड़ा रहा होगा। और आज तक एडिशनल मटेरियल्स के साथ भी उसके शरीर के आकार पर 100% एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि ये एक बहुत ही शानदार जानवर था। आज की सबसे लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार एक वयस्क जिगेनोटोसॉरस की लंबाई 44 फीट या उससे ज्यादा होगी और सर से पूंछ तक ये 13.2 मीटर्स के करीब था और खड़े होने पर इसके हिप्स तक की लंबाई 13 फीट या 4 मीटर्स थी। ये इम्प्लाई करता है कि जिगेनोटोसॉरस लगभग उतना ही लंबा था जितना एक एडल्ट टी-रेक्स और एक्चुअली लेंथ में इसे आउटक्लास करता था। लेकिन टी-रेक्स अभी भी बॉडी मास में एज रखता था क्योंकि वो ज्यादा स्टॉकियर और वाइडर टॉर्सो वाला था। टी-रेक्स से हल्के होने के बाद भी जिगेनोटोसॉरस को लाइट वेट नहीं कहा जा सकता क्योंकि माना जाता है कि इनके एक इंडिविजुअल का वजन 8 से 8.4 टन यानी लगभग 7,500 किलोग्राम के आसपास था। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि बड़े इंडिविजुअल्स का वजन इससे भी ज्यादा रहा होगा और अपने इसी भयंकर वजन के कारण जिगेनोटोसॉरस न केवल साउथ अमेरिका में देखा जाने वाला सबसे बड़ा शिकारी बना बल्कि ये अब तक के मौजूद सभी जमीन पर रहने वाले मांसाहारियों में दूसरा सबसे बड़ा जीव भी बना। केवल टी-रेक्स इससे ज्यादा बड़ा था। जिगेनोटोसॉरस के एक्सट्रीम साइज को समझने के लिए एक बार पोलर बेयर को देखते हैं जो आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा जमीनी शिकारी है और ये जिगेनोटोसॉरस के मुकाबले में काफी छोटा है, यानी एक एवरेज साइज के मेल पोलर बेयर की तुलना में जिगेनोटोसॉरस उससे 10 गुना ज्यादा भारी था। और जो चीज जिगेनोटोसॉरस को और भी इम्प्रेसिव बनाती है वो ये है कि कई जीवाश्म विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि इसके सबसे बड़े इंडिविजुअल की खोज अभी तक नहीं हुई है। कुछ फ्रैगमेंटेड रिमेन से इंडिकेशंस मिलती हैं कि और भी बड़े स्पेसिमेंस एग्जिस्ट करते थे। ऐसी ही एक खोज में कुछ विशाल दांत शामिल थे जो रेगुलर हॉलोटाइप से 8% बड़े थे।
पेलियोंटोलॉजिस्ट का ये अनुमान है कि ये दांत उस जिगोनोटोसॉरस के थे जिसकी खोपड़ी 1.95 मीटर या 6.4 फीट लंबी थी, जो अगर सही होती तो लंबाई के मामले में ये हमारी नॉलेज में अब तक की सबसे बड़ी थेरोपॉड खोपड़ी बन जाती। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा अवशेषों के बिना ये बताना असंभव है कि ये इंडिविजुअल एक्चुअल में कितना बड़ा था। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एक जीनस के रूप में जिगोनोटोसॉरस के पास विशालकाय खोपड़ी थी और पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि इनकी खोपड़ी औसतन तौर पर लगभग 6 फीट लंबी होती थी। इसके शरीर के आकार की तरह इन मेजरमेंट्स का मतलब ये था कि इसकी खोपड़ी टीरेक्स की तुलना में ज्यादा लंबी थी, फिर भी वजन में हल्की थी। इस हल्के और फुर्तीले बिल्ड ने जिगोनोटोसॉरस को अपने सर को इधर उधर घुमाते समय बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। हालांकि कुछ टायरानोसॉर्स की तुलना में इनकी काटने की क्षमता उनसे कमजोर थी, फिर भी इससे उसके शानदार शिकारी होने के दर्जे में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि यह मारने के लिए क्रश कर देने वाली बाइट पर डिपेंडेंट नहीं था, बल्कि अपने दांतों से काटने और चीरने पर निर्भर था। जिगोनोटोसॉरस 70 से अधिक बड़े दांतों से लैस था, जो कि कॉर्नर्स पर बहुत ही कांटेदार थे। इन दांतों के साथ मांस के बड़े टुकड़ों को आसानी से काटने और चीरने के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, जिससे अलग अलग प्रकार के शिकार में बहुत तेजी से खून की कमी होने लगती थी। जिगोनोटोसॉरस में एक और खूबी भी थी, वो थी उसकी गर्दन, जो उसे ताकतवर बनाती थी। इसकी मजबूत गर्दन इसके शरीर के कंपैरिजन में बड़ी होती थी और इसके काटने को और भी घातक बनाने में हेल्प करती थी, क्योंकि इसके द्वारा मिली सपोर्ट ने ही जिगोनोटोसॉरस को खूंखार लड़ाइयों के दौरान अपने शिकार को बुरी तरह से मरोड़ने और झटकने के काबिल बनाया, जिससे ये मांस को कई टुकड़ों में काट देता था, वो भी बिना खुद को चोट पहुंचाए। लेकिन इससे पहले कि जिगोनोटोसॉरस अपने जानलेवा हमले को अंजाम दे सकता, उससे पहले उसे शिकार को पकड़ना होता था, और वो ये कैसे करता था, ये आज भी बहस का इशू है। लंबे समय तक ये माना जाता था कि जिगोनोटोसॉरस के पास दौड़ने के लिए एक अच्छा शरीर था, और क्योंकि उसके पैर बहुत लंबे और शक्तिशाली थे, इसलिए वो एक तेज स्प्रिंटर रहा होगा। जैसा कि 2001 की एक स्टडी में एस्टिमेट किया गया था कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता था, जिससे ये सबसे तेज थेरोपॉड्स में से एक बन गया। लेकिन इस आइडिया को तब चुनौती दी गई जब न्यू रिसर्च ने रिवील किया कि जिगोनोटोसॉरस दौड़ने के लिए बहुत बड़ा था, और इसके बजाय वो तेज गति से चलने वाला जानवर था जो हाई स्पीड परसूट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था। हालांकि शायद जिगोनोटोसॉरस के किशोर जीव दौड़ने में सक्षम थे, लेकिन उसकी दौड़ने में ये क्षमता काफी हद तक सीमित थी, क्योंकि जिगोनोटोसॉरस पर की गई स्टडी से पता चलता है कि इसका मेटाबॉलिज्म 1 टन मैमेलियन कार्निवोर के बराबर था, जो दर्शाता है कि ये काफी तेजी से बड़ा होता था। फिर भी तेज स्पीड से चलने का ये अनुमान जिगोनोटोसॉरस के लिए बहुत मायने नहीं रखता था, क्योंकि जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि उसे छोटे और तेज शिकार में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि टाइटैनिक सॉरोपॉड्स और बाकी बड़े विशाल शाकाहारी जानवरों में दिलचस्पी रखता था। अपने विशाल आकार और घातक जबड़ों से लैस जिगोनोटोसॉरस से बड़े सॉरोपॉड्स को भी अपने किशोर रूप में डरना पड़ता होगा, और एडल्ट्स भी शायद उनसे सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि उनके दुर्भाग्य से जिगोनोटोसॉरस ग्रुप में शिकार करता था, जिसकी वजह से उसका खतरा प्रोबेबली कई गुना बढ़ जाता था। ये ख्याल असल में जिगोनोटोसॉरस से नहीं, बल्कि उसके एक करीबी रिश्तेदार मापुसॉरस से आता है। मापुसॉरस भी एक साउथ अमेरिकन थेरोपॉड था, जो साइंटिस्ट के लिए दिलचस्प था, क्योंकि इसके कई इंडिविजुअल्स एक साथ पाए गए थे। ये इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ उम्रों और साइजेस के थे, जो कुछ लोगों को ये यकीन दिलाता है कि ये एक पैक का हिस्सा थे, न कि बस एक इत्तेफाक से इकट्ठे हुए थे।
और क्योंकि ये जिगोनोटोसॉरस के करीबी रिश्तेदार थे, कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट का ख्याल है कि जिगोनोटोसॉरस भी पैक हंटर रहा होगा। पैक में शिकार करना इसलिए भी समझ में आता है क्योंकि इसके माहौल में कई सॉरोपॉड्स मौजूद थे और पैक हंटिंग इनके लिए बड़े इंडिविजुअल्स का शिकार करना मुमकिन बनाती थी। अगर ये एक सोशल क्रीचर नहीं भी था और अकेला शिकार करता था, तब भी ये खौफनाक थेरोपॉड अपने एनवायरनमेंट का बेमिसाल एपेक्स प्रेडेटर था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ये थेरोपॉड्स के एक घातक समूह से संबंधित था जो क्रिटेशियस काल के सबसे प्रमुख शिकारियों में से एक होने के लिए जाने जाते थे, कार्चारोडोंटोसॉरिडे। इस परिवार का सदस्य होने का मतलब था कि जिगोनोटोसॉरस सिनरैप्टर और एलोसॉरस की तुलना में कार्चारोडोंटोसॉरस से ज्यादा करीबी से संबंधित था। इसके अलावा इसे इसके नाम पर एक नई सब फैमिली में रखा गया जिसका नाम जिगोनोटोसॉरिडे है, जहां यह अपने साउथ अमेरिकन रिश्तेदार मापुसॉरस से जुड़ गया। इस परिवार के कई सदस्य विशाल आकार के थे, लेकिन किसी ने भी जिगोनोटोसॉरस का मुकाबला नहीं किया जो अब तक का सबसे बड़ा सदस्य था। हालांकि जिगोनोटोसॉरस पूरी तरह से सिर्फ मांसपेशी और बिना दिमाग वाला नहीं था क्योंकि इसका सिर्फ आकार ही सबसे बड़ा नहीं था, बल्कि इसके पास सबसे बड़ा दिमाग भी था जो कार्चारोडोंटोसॉरस जैसे बाकी सदस्यों की तुलना में प्रोपोर्शनली बड़ा था। इससे ये आइडिया आया कि ये कोई बड़ा बेवकूफ जानवर नहीं था, बल्कि शायद एक बुद्धिमान थेरोपॉड था जिससे इसे अपने शिकार के ऊपर एक और फायदा मिला। भले ही जिगोनोटोसॉरस के पास दिमाग हो या ना हो, वो निश्चित रूप से दक्षिण अमेरिका के इकोसिस्टम पर पूरी तरह से राज करने के लिए पर्याप्त रूप से काबिल था। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जीवाश्मों से हमें ये पता चला है कि लगभग 99.6 से 97 मिलियन सालों पहले लेट क्रिटेशियस के शुरुआती सिनोमेनियन युग के दौरान जिगोनोटोसॉरस आज के अर्जेंटीना में निवास करता था। इसका हैबिटेट गर्म था और इसमें अलग अलग ड्राई मौसम का अनुभव होता था क्योंकि ये एक प्राचीन रेगिस्तान का हिस्सा था जो उस समय एग्जिस्ट करता था। हालांकि जिगोनोटोसॉरस का घर इस रेगिस्तान में एक स्वर्ग था क्योंकि ये झीलों, नदियों और झरनों से भरा हुआ था और इस इकोसिस्टम के कुछ हिस्से एक दलदल के समान भी थे। यहाँ काफी डाइवर्सिटी थी और कई डायनासोर्स इसे अपना घर कहते थे। इनमें से कुछ सॉरोपॉड्स थे जैसे लाइमेसॉरस, नोप्सा स्पॉन्डिलस, रेयोसॉरस और एंडीसॉरस। आम धारणा के विपरीत इस वक्त तक ऐसा कोई फैसलाकुन सबूत नहीं मिला है कि अर्जेंटीनोसॉरस ने जिगोनोटोसॉरस के साथ एक ही दौर में जिंदगी गुजारी थी। हाँ, एक बड़ा नाम नेहाद टाइटैनोसॉर जरूर पाया गया है जो कुछ लोगों को ये मानने पर मजबूर करता है कि ये या तो अर्जेंटीनोसॉरस का करीबी रिश्तेदार था या फिर शायद अर्जेंटीनोसॉरस खुद ही था। उस दौर में कुछ नॉन सॉरोपॉड हर्बिवोर्स भी थे जो कि अनआइडेंटिफाइड ऑर्निथोपॉड्स पर मुश्तमिल थे, जिनमें एक इग्वानोडोंट भी शामिल था। इस एरिया में दूसरे थेरोपॉड्स भी पाए गए जिनमें एक्ट्रिक्सिनाटोसॉरस, बुइट्रेरैप्टर, एलनाशेटर और दो दूसरे बिना नाम के थेरोपॉड्स शामिल हैं। जबकि शिकार के लिए कार्निवोर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से कोई भी जिगोनोटोसॉरस के मुकाबले में नहीं था। इस एनवायरनमेंट में दूसरा बड़ा कार्निवोर उस समय के राजा की लंबाई का आधा और 10 गुना हल्का था। मतलब ये उसे उस पर्यावरण में दूसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जीव बनाता था। ये बात ये जाहिर करती है कि दूसरे प्रेडेटर्स शायद मुख्तलिफ नीशेस में अपना शिकार करते थे और छोटे और हल्के शिकार को प्रेफर करते थे, जबकि बड़े हर्बिवोर्स को जिगोनोटोसॉरस के लिए छोड़ देते थे। इन छोटे शिकारों में डायनासोर्स के अलावा भी जानवर शामिल थे जैसे कि टेरोसॉर्स, कछुए, मछलियां, प्रिमिटिव सांप, मेंढक, नोटोसुकियंस और मैमल्स भी। लेट क्रिटेशियस के अर्जेंटीना पर सच्चा राज जिगोनोटोसॉरस का ही था, लेकिन तब भी पूरे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा जमीनी शिकारी हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता था क्योंकि ये लगभग 97 मिलियन साल पहले इस धरती से गायब हो गया था।
आज तक इस बात का कोई अच्छा आइडिया नहीं लगाया गया है कि इसके विलुप्त होने का कारण क्या था और इस टॉपिक पर कुछ खास गहरी रिसर्च भी नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ हम ये पता लगा सकेंगे कि सबसे डरावने शिकारियों और डायनासोर्स में से एक को क्या चीज खत्म कर गई। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।